हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे EMRS PGT क्वेश्चन पेपर को, जो कि अभी रिसेंटली 22 मार्च को कंडक्ट किया गया था। इस पेपर को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। और सभी सॉल्यूशंस के साथ साथ मैं कुछ एडिशनल डिटेल्स भी प्रोवाइड करूंगी जो आपके काफी काम आएंगी अपनी किसी भी अपकमिंग लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वीडियो में मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस करूंगी सभी लिटरेरी क्वेश्चंस का। The first literary question. In Frost's poem Fire and Ice, he comes to the conclusion that the world will come to an end because of desires and hatred. हमारे अंदर दो फीलिंग्स होती हैं जिनको मेटाफोरिकली उन्होंने फायर एंड आइस बोला है। The poem by Robert Frost explores the themes of destruction through two contrasting elements, fire and ice. Fire symbolizes desire and passion, often associated with intense emotions such as love and hatred. So love and hatred, desire and hatred, that is the right answer. Which of the following statements is not true about Shakespeare's As You Like It? इसमें मैंने देखा काफी बच्चे कंफ्यूज हुए नाम को लेकर। Rosalind falls in love with Oliver after a wrestling match, ये सबको सही लगा, जबकि this is wrong. Oliver नहीं, Orlando was the brother जिससे Rosalind को प्यार हुआ था। In this work, the wrestling match is between Orlando and Charles. ये याद रखिएगा, शेक्सपियर से रिलेटेड तो काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑर्लैंडो और चार्ल्स के बीच में मैच था। ऑर्लैंडो विंस द मैच व्हिच इंप्रेसेस एवरीवन इंक्लूडिंग रोसलिंड। बाकी सभी फैक्ट्स सही हैं यहाँ पर। Which African novelist, a Nobel Prize winner 1991, deals with the theme of apartheid and racial discrimination? और इसका क्लियर आंसर था नडीन गॉर्डिमर। 91 का प्राइज नडीन गॉर्डिमर को मिला था। बहुत ही पॉपुलर साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट और ऑथर हैं। Born in 1923 in South Africa, was a very fierce, very attentive anti-apartheid activist, जिनके works were sometimes banned in her native country because of being extra revolutionary. नेक्स्ट क्वेश्चन आरके नारायण का है, काफी इंपॉर्टेंट राइटर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कोई ऐसा वर्क हमें बताना है जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली फेसिंग मैरिटल डिस्कॉर्ड, क्वाइट सफरिंग women. The correct answer is The Dark Room. It focuses on middle class family. Dark Room is one of R.K. Narayan's early novels that focuses on the life of a middle class South Indian family. The novel centers on Savitri. सावित्री नाम की एक लेडी हैं, बहुत क्वाइट, बहुत सबमिसिव हैं, who suffers marital discord at the hands of her husband. हस्बैंड का नाम है रमानी। ये सब भी आप याद रखिए, किसी कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। रमानी जो कि काफी सेल्फ सेंटर्ड है और इंडिफरेंट है टू हर फीलिंग्स। दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन ब्रिटेन। पहले ब्रिटेन में पब्लिश हुआ था 1938 में और इंडियन एडिशन आया था 1956 में। In which play of Shaw, King Magnus threatens to abdicate and contest in an election to outwit his prime minister? Apple Cart is the right answer. Apple Cart एक पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेगेंजा है, 1928 का वर्क है बाय G.B. Shaw। सटारिकल कॉमेडी तो है ही, पॉलिटिकल फिलोसफीज को सटायर करती है और काफी मोनोलॉग्स भी हैं इसके अंदर। सटायर ऑन पॉलिटिक्स, किंग मैग्नस वर्सेस पॉलिटिशियंस एंड कॉर्पोरेशन। किंग मैग्नस अपने ही प्राइम मिनिस्टर को आउटविट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का नाम था प्रोटियस, Proteus। याद रखिए, आपको कभी भी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी राइटर से रिलेटेड। प्रोटियस और अपने पूरे कैबिनेट को आउटविट कर देते हैं, डिफेंडिंग द मोनार्की अगेंस्ट पॉलिटिशियंस। इन जूलियस सीजर, द मेन कॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। क्यों कॉन्स्पिरेसी हुई थी जूलियस सीजर के अगेंस्ट? Cassius feared that Julius Caesar may become an emperor. Option 2 is right answer. Conspiracy थी इस fear की वजह से कि Julius Caesar फ्यूचर में एक monarch बन जाएंगे, tyrannical monarch, and the conspiracy was led by Cassius.
So main conspirators, Cassius, Brutus, and many other people, they were worried that Caesar's power and popularity will make him a tyrant, and if he becomes a tyrant, that will end the Roman Republic. Next question. Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life, I bleed. Who is Shelley addressing in these lines? Shelley is addressing the west wind. The speaker wants to be lifted as wave, a leaf or a cloud, symbolizing कि उन्हें escape चाहिए अपनी earthly suffering से. So these lines are from the fourth canto of the poem "Ode to the West Wind." P.B. Shelley is addressing the west wind itself, personifying it as powerful, wild spirit. What is not true about Wordsworth's ode intimations of immortality? Option 3 here is right, बाकी सभी options ठीक हैं. Child sees the divine, grows up, loses vision, not just sees the physical. सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसका उल्टा लिखा है ऑप्शन 3 में तो as children mature they fall in love with the physical aspect of nature. The poem emphasizes that child's innate connection with the divine in nature is based upon the idea of pre-existence. Wordsworth calls the child the best philosopher जो कि नेचर का ट्रू सिग्निफिकेंस और नेचर की ट्रू ब्यूटी देख पाते हैं. ऑनेस्ट हेमिंग्वे मैंने अपने वीडियोस में अभी कवर करवाए थे और ये फैक्ट वहां पर लिखा था मैंने. In which novel of Hemingway does Friedrich Henry fall in love with Catherine Barclay, both belonging to two warring nations and ultimately both become deserters from battlefield? फेयरवेल टू दी आर्म्स 1929 का वर्क है, बहुत ही बेहतरीन काम है. फ्रेडरिक हेनरी हैं जो कि सर्व कर रहे हैं इन इटालियन आर्मी ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर वन. ही फॉल्स इन लव विद कैथरीन बार्कले. दिस इज द स्टोरी. काफी स्टोरीज उन्होंने लिखी थी वर्ल्ड वॉर से इम्पैक्ट हुए लोगों के बारे में. In Arthur Miller's All My Sons, Joe Keller supplied dash to the armed force. The correct answer is cracked piston heads. Joe Keller supplied cracked piston heads to the soldiers, जिसकी वजह से काफी सारे soldiers की death हो गई थी, including his own son. The novel is about the moral responsibility and the consequences of greed. In which poem of Keats do the following lines occur? Where are the songs of spring? Where are they? Think not of him. Thou hast the music too. The correct answer is To Autumn. To Autumn is a poem by English romantic poet John Keats, and the work was composed in 1819. Next question मेरे हिसाब से गलत है. Which of the following Latin American writers did not get a Nobel Prize for Literature? Gabriel Mistral, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda, Octavio Paz. इन सभी राइटर्स को लिटरेचर के लिए अवार्ड मिल चुका है. गैब्रियल मिस्ट्रल को 1945 में, पेब्लो नेरुडा को 1971 में, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को 82 में एंड ऑक्टेवियो पास 1990. ये कुछ ऐसे फेमस राइटर्स के नाम मैंने यहाँ पर फिर भी पिक कर लिए हैं जिनको नोबेल प्राइज नहीं मिला एंड पीपल से कि ये काफी डिजर्व करते थे, जैसे कि जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज ऑरवेल, जे.आर. टॉलकिन, ज़ोरा नील हस्टन एंड सिमोन डी बोवर. ये ऐसे राइटर्स हैं जो डिजर्व करते थे और नहीं मिला है. आप याद रख लीजिए इनके नाम, मे बी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं मिला. क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं. विच नॉवल ऑफ मुल्क राजानंद डील्स विद द लाइफ ऑफ मन्नू फ्रॉम कांगड़ा हु शफल्स व्हाइल वर्किंग फ्रॉम शामनगर टू दौलतपुर टू बॉम्बे? The correct answer is Coolie. 1936 का ये वर्क है which shows the struggle, poverty, exploitation of working class through the life of the protagonist Manu, जो कि एक impoverished orphan boy है. The novel explores child labor, poverty, exploitation and struggles of the working people in India. बाकी ऑप्शंस है अनटचेबल, विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर. ये सही ऑप्शंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. Which work of K. दारूवाला is written in epistolary style? Epistolary मतलब लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया. The correct answer is option 4. Swearing to Solitude, Letters to Mama. पर्सनल हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, मेमोरी, इन सब की थीम्स को एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्लोर किया गया है. एपिस्टलरी वर्क ऑफ के.की. दारूवाला.
स्वेरिंग टू सॉलिट्यूड, लेटर्स टू मामा, जो कि पब्लिश हुआ था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द लाइन्स East is east and west is west and never the twain shall meet in the context of colonialism? What do these lines signify? The correct answer is Rudyard Kipling in the poetry ballad of East and West. 1889 की ये पोइट्री है और काफी एंथोलॉजाइज की जाती, काफी पब्लिश की जाती है। Oh, east is east and west is west and never the twain shall meet till earth and sky stand presently at God's great judgment seat. But there is neither east nor west, border nor breed nor birth. When two strong men stand face to face, though they come from the ends of the earth. तो हमारी ये पोएट्री पहले सजेस्ट करती है कि ईस्ट और वेस्ट को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बाद में वो आइडिया रिवर्स कर देती है और कहती है जब दो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स मिलते हैं जिनके पास ऑनर है, रिस्पेक्ट है, डिफरेंसेस हैं, रेस, बॉर्डर, बर्थ के डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस मिट जाएंगे अगर दो स्ट्रॉन्ग लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो यूनिटी हो सकती है बियॉन्ड कल्चरल डिफरेंस, इफ देयर इज रिस्पेक्ट, if there is courage, if there is equality. Human values are greater than geographical or cultural divisions. This is the idea of these lines. Next question. Only Connect is the epigraph and central theme in E.M. Foster's novel Howard's End. ये lines क्या signify करती हैं फॉस्टर के बारे में? फॉस्टर इन लाइन्स में एम्फेसाइज करते हैं क्लास, कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स हो सकते हैं लोगों के बीच में, बट दे कैन बी ओवरकम थ्रू जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन। एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश की जाए तो सारे बैरियर्स मिट सकते हैं। हॉवर्ड्स एंड काफी ब्यूटीफुल नॉवेल है E.M. फॉस्टर का, विच वाज पब्लिश्ड इन 1910. It is about social conventions, codes of conduct, and relationships in the turn of century. Century भी change हो रही थी और रिश्ते भी बदल रहे थे। Howard's End is considered to be the masterpiece of E.M. Foster, जहां वो लोगों को कनेक्शन की इम्पोर्टेंस सिखाते हैं। Next question, what is malapropism, from which character in Sheridan's The Rivals does it draw its currency? देखिए कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। The correct answer is Mrs. Malaprop. Mrs. Malaprop हमारी एक सेंट्रल कैरेक्टर है, नॉट टू सेंट्रल, शी इज द आंट एंड गार्डियन ऑफ और सेंट्रल कैरेक्टर लीडिया। लीडिया नाम की कैरेक्टर है, उनकी आंट है और काफी पॉपुलर कैरेक्टर है, एक मिडिल एजेड ओल्ड वुमेन हु मिस्टेकनली बिलीव्स शी इज इन द मास्टरफुल कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत बार बहुत सारी गलतियां करती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, द वेरी पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस। पिनेकल होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन पिनेकल की जगह शी विल से पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। तो इस तरीके की मिस्टेक्स वो किया करती थी जो कि ह्यूमरस होती थी और यहीं से मेलाप्रोपिज्म टर्म आई, मिसेस मेलाप्रॉप की वजह से। फ्रॉम रिचर्ड शेरिडन 1775 कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द राइवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज नॉट फ्लो, इट इज फ्लॉ। What hamartia or tragic flaw is Macbeth suffering from? How does it lead to his tragic end? Macbeth को ambition चाहिए था, जैसे ही विचेस से उन्हें पता चला कि he is about to be the next king, तो वो overly ambitious हो गए और उस ambitious के वजह से उन्होंने प्रेजेंट किंग डंकन को मार दिया। जब किंग डंकन को मारा, एक किंग को मारा, तो उसके बचाव में वो और बहुत सारे लोगों को धीरे 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 मारते चले गए। सो हिज हमर्शिया टर्न्ड आउट टू बी एक्सट्रीमली कैटास्ट्रोफिक, एक्सट्रीमली डेंजरस। Discuss the role of jester in at least one of Shakespeare's comedies. जेस्टर कोर्ट में अपीयर होने वाले फूल हुआ करते थे जो कि किंग्स को एंटरटेन करते थे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है फेस्टे का फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट, जो कि एक विटी जेस्टर हैं जो कि कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं अपने गानों से, अपने ह्यूमर से, और कहीं ना कहीं सच्चाई भी बताते हैं अपनी फिलोसॉफिकल बातों से, एक्सपोजिंग दी फॉलीज ऑफ द अदर कैरेक्टर्स। विजडम हिडन बिहाइंड द मास्क ऑफ फूल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो। शेक्सपियर की कॉमेडीज में जेस्टर्स हुआ करते थे जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले किया करते थे एट दी सोर्स ऑफ विट, ट्रूथ एंड सोशल कॉमेंट्री।
क्लियर एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, ट्वेल्थ नाइट। एक और एग्जाम्पल आप याद रखना चाहते हैं तो इट इज ऑफ द कैरेक्टर टच स्टोन। याद आया कौन से प्ले का है? टच स्टोन इज फ्रॉम एज यू लाइक इट। एक विटी कोर्ट फूल हैं who uses humor to satire or to criticize court life and social manners, specifically the life that had the simplicity in the forest of Arden. As you like it में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की काफी इंपॉर्टेंस है ना। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में किस तरीके से लाइफ सिंप्लिसिटी के साथ जी जाती है और किस तरीके से हमें करप्शन करना पड़ता है व्हेन वी आर लिविंग अ रॉयल लाइफ। तो उसका कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं टच स्टोन अपनी बातों से इन एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गिव द आइडिया ऑफ ओरिएंटलिज्म इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट डज द टर्म सिग्निफाई? ओरिएंटलिज्म एक स्टीरियोटिपिकलिटी है इन द माइंड ऑफ द वेस्टर्न पीपल अबाउट ईस्टर्न पीपल कि हम लोग तो अनसिविलाइज्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं। ओरिएंटलिज्म 1978 का वर्क है एडवर्ड सईद का। It signifies the Western portrayal of the East as exotic, inferior, serving as a tool of cultural domination and colonial power. हमें स्टीरियोटिपिकल तरीके से दिखाया जाता है, हम एक्सोटिक हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम इंफीरियर हैं, हम अनसिविलाइज्ड हैं, हम अनएजुकेटेड हैं और वेस्टर्न लोगों के पास सुपीरियरिटी है। It is linked to colonial power where knowledge about the East is used to dominate and control it. जब तक आप सामने वाले की 100 बुराइयां नहीं करेंगे तब तक उसे डोमिनेट कैसे करेंगे? तो डोमिनेट करने के लिए हमें इतनी सारी उपाधियों से नवाजा गया था, हमें इतने सारे एडजेक्टिव्स प्रोवाइड किए गए थे। 14 का ए पार्ट करते हैं अभी। व्हाट डज डेरिडास टर्म डिकंस्ट्रक्शन मीन इन क्रिटिकल थियरी? डिकंस्ट्रक्शन हिडन कॉन्ट्राडिक्टेड मीनिंग को एनालाइज करना, दैट इज व्हाट डिकंस्ट्रक्शन इज। It shows that meaning is never fixed, बदलता रहता है हमेशा। हैमलेट देखिए, हैमलेट में किसी का कोई व्यू पॉइंट होता है हैमलेट के बारे में, किसी का कुछ और। सम पीपल थिंक कि उनकी मैडनेस जो है वो ट्रू है, बट few people think कि मैडनेस जो है दैट इज नॉट रियल, इट इज फेक। The play shows that reality cannot be clearly separated from appearance, so meaning is always uncertain. Deconstruction. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सर रॉजर डी कॉवरली और उनके बारे में क्या डिस्टिंक्टिव है? रॉजर डी कॉवरली एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे जोसेफ एडिसन ने क्रिएट किया था अलॉन्ग विद रिचर्ड स्टील इन द इन्फ्लुएंशियल पीरियोडिकल द स्पेक्टेटर। तो कौन सा कैरेक्टर कब कहाँ किस वजह से आया था ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सब कुछ आ सकता है आपको एग्जाम्स में। उस टाइम की सोसाइटी को पोर्ट्रे करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स को क्रिएट किया गया था। काफी रियलिस्टिक और काफी ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टर है, एग्जैजरेट नहीं किया गया है इस कैरेक्टर को बिल्कुल भी। तो रॉजर डी कॉवरली इन द स्पेक्टेटर बाय जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर आर्गुमेंट डज टी.एस. एलियट पुट फोर्थ इन हिज एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट? एलियट कहते हैं कि पोएट्री जो है वो ट्रेडिशन और इंडिविजुअलिटी का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, where the poet reshapes the past while creating something new and poetry remains impersonal rather than purely personal expression. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में जो ट्रेडिशन चल रही है उससे एकदम हटकर लिखा जाए, nobody will associate with it. थोड़ा ट्रेडिशन, थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से एक राइटर को लिखना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एल्फ्रेड टेनिसन की जो पोएट्री है यूलिसिस, उसमें एक एंशियंट ग्रीक हीरो दिखाया गया यूलिसिस या ओडिसिस, जो कि एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एक्सपीडिशंस पर जाते हैं लेकिन साथ ही साथ मॉडर्न थॉट्स और मॉडर्न फीलिंग्स भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ऑन फ्रांसिस बेकन्स स्टाइल ऑफ एसे राइटिंग। फ्रांसिस बेकन रेनेसांस एरा के एक बहुत ही बेहतरीन राइटर थे, फिलोसोफर थे, एसेइस्ट थे जो कि अपने एम्पायरिकल मेथड्स के लिए जाने जाते थे। फेमस फॉर हिज शॉर्ट प्रैक्टिकल एसेज दैट ऑफर मॉरल एंड वर्ल्डली विजडम। तो फ्रांसिस बेकन स्टाइल ऑफ एसे राइटिंग इज वेरी कंसाइज, एफोरिस्टिक, मतलब छोटी छोटी लर्निंग्स प्रोवाइड किया करते थे अपनी लाइंस के थ्रू। यही एक एग्जाम्पल है। रीडिंग मेकeth a full man, कॉन्फ्रेंस और रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, इनको कहते हैं, इस तरीके की लाइंस को कहते हैं एफोरिज्म।
हाईली कंप्रेस्ड हुआ करती थी उनकी राइटिंग्स और सेंटेंसेस, बड़े मीनिंगफुल। उनके एसेस फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव और डिडक्टिक यानी कि मॉरलिस्टिक हुआ करते थे। प्रैक्टिकल विजडम प्रोवाइड किया करते थे वो ह्यूमन बींग्स को अपने मैक्सिम्स के थ्रू। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रांसिस बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल। आप में से कोई भी किसी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरा ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई कीप ऑन गिविंग you important informations regarding your exams. And please do not forget to share and subscribe this YouTube channel and provide your valuable feedback in comments. A great good luck for your upcoming exam.